बारों में केवल मई तक का जो करंट है इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आपने देखा था कैंडिडेट्स आर की परीक्षा में बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि जून का जो करंट है वो पेपर में ना हो, क्योंकि पेपर को छपने में भी तो समय लगा होगा। एक सामान्य अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इस आधार पर ये आप सोच सकते हैं कि मई तक पूरा कर लिया जाए, वो पूरा है। तो अब तक जो है ना 5 वीडियो 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज का छठा पार्ट होने वाला है। तो भारत के 52वें जो CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52वें CJI, क्या नाम है? BR गवई। तो कई बार एग्जाम में ना जो बड़ी हस्तियां होती हैं उनके पूरे नाम को भी पूछ लिया जाता है। एक बार मैंने देखा था कि APJ अब्दुल कलाम जी के नाम को पूछा गया था। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि हमारे जो 52वें CJI हैं BR गवई जी, तो उनका पूरा नाम है भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है। और भारतीय सुरक्षा बलों ने कहाँ पर ऑपरेशन नादेर को शुरू किया था? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर जिनको हम लोग आज देखेंगे। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ड्रोन झुंडों का, यानी कि अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन आ जाएं तो उनका सामना कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर कहा गया कि इसके लिए एक अस्त्र जो बनाया गया है उसका नाम है भार्गवास्त्र। क्या छोड़ा जाएगा? भार्गव अस्त्र। ये गोपालपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसको बनाया किसने है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अंतर्गत EEL यानी कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। इसकी रेंज कितनी है? 2.5 किलोमीटर है। तो भार्गवास्त्र एक बहुत ही खतरनाक अस्त्र है जो कि ड्रोन झुंडों का मुकाबला कर सकता है। गोपालपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया। बनाया किसने है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के अंतर्गत इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? अब देखो, क्योंकि यह सबसे बड़ी एकल साइट है। एकल साइट का मतलब यहाँ पर आपकी जो पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है और हाइड्रो एनर्जी है, सबको जो है एक साथ यहाँ पर कंबाइन किया गया है। तो यह भारत का सबसे बड़ा एकल साइट है अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स का। इसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी जाएगी। कौन बनाएगा? रिन्यू पावर। निवेश इसके लिए हुआ है 22,000 करोड़ रुपए का। उत्पादन क्षमता रहेगी 2.5 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं, 12 साल में एक बार आयोजित होने वाली सरस्वती पुष्करालु महोत्सव। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव ये शुरू हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में शुरू हुआ है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने एति कोली द्वितीय पाठ योजना को स्टार्ट किया है? एति कोली द्वितीय पाठ योजना शुरू की गई कहाँ पर? असम में इसे स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं उन्हीं को देखेंगे। पूरी PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है LR श्रीहरि। आपने देखा होगा तमिलनाडु से ही ज्यादातर लोग जो है ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं। एक ट्रेंड हो जाता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एथलीट के बारे में तो हरियाणा का जलवा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। 86वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? LR श्रीहरि। ठीक है, ये हैं LR श्रीहरि, जो भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 85वें कौन थे? P श्याम निखिल थे, ये भी तमिलनाडु से ही थे। सिरोही लिली महोत्सव के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरोही लिली महोत्सव जो है यह कहाँ पर मनाया जाता है, कैसा त्यौहार है? तो ध्यान देना कि सिरोही लिली महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। जैसे ही कोई प्रदेश के बारे में बात आए तो आपको तुरंत जो है ना याद रखना चाहिए कि ये लोकेशन जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो मणिपुर आपको कहाँ पर मिलेगा? पूर्वोत्तर का राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये सिरोही लिली महोत्सव का उद्देश्य होता है पर्यटन को बढ़ावा और सिरोही लिली का उत्पादन बढ़ाना। पहली बार इसे 2017 में आयोजित किया गया था। अप्रैल 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मेहदी हसन मिराज को। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रैल 2025 के लिए और मई के लिए जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, दोनों के नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, अप्रैल में जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे, ये मेहदी हसन चुने गए थे, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के। और मई में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया था?
मोहम्मद वसीम यूएई। तो अप्रैल में मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश से और मई में मोहम्मद वसीम यूएई से। महिलाओं में बात करते हैं तो आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं अप्रैल महीने के लिए कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड से हैं। और मई में बात करें तो वही मई में आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं क्लो ट्रेयान, ये कहाँ से हैं तो साउथ अफ्रीका से हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बन सकता है, ठीक है, तो इनको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये कब मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये होता है 17 मई 2025 को मनाया गया था। पहली बार इसे 1969 में मनाया गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 में हुई थी, ठीक है। थीम क्या है? वाई जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। वाई जेंडर इक्वलिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। इसके बाद है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, तो स्थापना होती है 17 मई 1865 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको जिनेवा में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया? तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र ये डेनमार्क में स्टार्ट किया गया है। यह प्लांट जो है कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मेथनॉल का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? CH3OH, ठीक है, याद रखिएगा। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। अब देखो इन्होंने ना जो दोहा में डायमंड लीग हुआ था उसमें नीरज ने 90.23 मीटर थ्रो के साथ यह पदक हासिल किया था। थ्रो उनका काफ़ी अच्छा था, 90.23 मीटर का थ्रो था, और वो 90 मीटर प्लस का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के 25वें पहले भारतीय और तीसरे एशियाई बन गए हैं। दुनिया में अब तक 90 मीटर का जो थ्रो है उसको क्रॉस करने वाले नीरज चोपड़ा 25वें खिलाड़ी बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं और तीसरे एशियाई बन गए हैं। ध्यान देना, दोहा डायमंड लीग 2025 का स्वर्ण पदक विजेता कौन है? जूलियन वेबर है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो नीरज ने फेंका था 90.23 मीटर का थ्रो, और जूलियन वेबर जर्मनी का है, उसने फेंका था 91.06 मीटर का थ्रो। बहुत डिफरेंस नहीं है, आप देखेंगे ना तो एक का भी डिफरेंस यहाँ पर ठीक ठीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी इतने सही डिफरेंस से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, मतलब जो गोल्ड हो सकता था वो सिल्वर मेडल में बदल गया। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? क्या नाम है अभ्यास का? तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। चुनौतीपूर्ण नदी और सभी भूभागों वाले वातावरण में शुद्ध संचालन का अनुकरण और सत्यापन करना इसका लक्ष्य है। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो ध्यान देना कि इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी जो है यह अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, जो कि भारत में अपना परिसर शुरू करने जा रही है। आज का ट्रेंड हो गया है, जो विश्वविद्यालय हो रहे हैं वो विदेशों में जाकर अपना जो है परिसर खोल रहे हैं। तो इलिनॉइस विश्वविद्यालय जो है अमेरिका का, उसका एक परिसर भारत में भी खुलने जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो पापुआ न्यू गिनी में। देश में आखिरी बार यानी कि पापुआ न्यू गिनी में आखिरी बार पोलियो का प्रकोप 2018 में हुआ था, और 2020 के बाद कोई मामला नहीं था, लेकिन यह पहली बार हुआ जब यह मामला सामने आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जनवरी से लेकर अब तक की जो संपूर्ण करंट अफेयर की PDF है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2025 और 2026 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने यह कहा है कि 2025 और 2026 में दुनिया में सबसे तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था जो है बढ़ने जा रही है। तो ये बहुत जरूरी प्रश्न है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 में 6.3% और 26 में 6.4% की गति से बढ़ेगी। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई बार जो है ना आंकड़ा 1 सही है, आंकड़ा 2 सही है, ऐसे प्रश्न आते हैं। विकल्प में 1, 2, 3 दे देते हैं, 2 आपको पता रहता है, और विकल्प में देखेंगे आप 3 वाला भी ऑप्शन है, गलत हो जाता है। तो ध्यान देना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2025 में यह अर्थव्यवस्था 6.3% से और 2026 में 6.4% से बढ़ने वाली है। IMF ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए
जो आंकड़े जारी किए थे। तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 6.3% 2025 के लिए, IMF ने कहा है 6.2%, ठीक है। और अगले साल के लिए IMF का आंकड़ा जो है वो 6.3% का है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 6.4%। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बढ़ने की बात तो सभी ने मानी है। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का अनावरण किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में। देखो, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, आए ना आए एग्जाम में अलग बात है, ठीक है। और ये भी देखिए कि NSO की पहली मासिक पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर ये 5.1% हो गई है। NSO ने पहली बार मासिक पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है 2025 में। उसमें कहा है कि भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो NSO कौन कौन से आंकड़े जारी करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करता है WPI, इकोनॉमिक सेंसस जारी करता है, और SDG इंडिया इंडेक्स भी जारी करता है। कौन जारी करता है? NSO। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये होता है प्रतिवर्ष 18 मई को। कई बार ना दिवस आजकल आ रहे हैं, पहले केवल एक ही ऑप्शन रहता था, अब तो 3-3 4-4 ऑप्शन दे के पूछेंगे कौन सा गलत है ये बताओ। तो बड़े कठिन होते जा रहे हैं आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। अब ध्यान देना कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये प्रतिवर्ष होता है 18 मई को। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोनों में अंतर है, ठीक है। पहले खेलो इंडिया की बीच गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दमन और दीव में किया गया। ये भी याद रखिए कि पहले जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं इनका आयोजन दमन और दीव में किया गया है। दमन और दीव के दीव शहर में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 19 से 24 मई 2025 तक किया गया। तो जो दीव शहर है, दीव शहर में भारत का जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स है, बीच मतलब जो तटीय गेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खेलो इंडिया जो तटीय खेल हैं उनका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दीव शहर में किया गया है। लोग गोवा समझते हैं, लेकिन गोवा में नहीं हुआ है, दीव में हुआ है, ठीक है। और कब से कब तक हुआ है? तो 19 से 24 मई तक हुआ है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर 6 खेल जो थे आयोजित किए गए थे: बीच फुटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपर टेकरा, बीच कबड्डी, पेसाक सिलाट और ओपन वाटर तैराकी। क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये 10वीं के जो सभी छात्र हैं उनके लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ये भी आप याद रखिएगा। AI एंकर अंकिता को असम में लॉन्च किया गया है। AI से बनी हुई एंकर है अंकिता, जो कि असम में जो है काम कर रही है। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम रेत नीति को शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ये भी याद रखना, वहाँ पर कृत्रिम रेत नीति स्टार्ट की गई है और आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आयुर्वेद दिवस ये दिवाली के दिन मनाया जाता, दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस होता है ना, तो धनतेरस को मनाया जाता था। लेकिन अब इसकी डेट फिक्स हो गई है कि प्रतिवर्ष 23 सितंबर को होगा आयुर्वेद दिवस, ठीक है। 23 सितंबर को क्यों? क्योंकि 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सतर विषु, शरद विषु कहिए, शीत विषु कहिए, वैसे ज़्यादातर से शरद विषु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि 23 सितंबर को होता है शरद विषु, ठीक है। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, और इस कंपनी का संबंध है तुर्की से। तुर्की पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, जो पर्यटक थे उन पर, यह घटना किस डेट की है? क्योंकि डेट भी अक्सर पूछता है, ठीक है। बताना कि किस डेट में हुई, क्या आपको याद है? हाल ही में किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए ICC को अधिकार दे दिया है? ICC ये क्रिकेट वाला नहीं, ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। तो लीबिया ने ICC को अधिकार दिया है कि हमारे देश में जो अपराध हुए हैं उसकी जांच ICC कर सकता है। लीबिया का शासक कर्नल गद्दाफी 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया का शासक रहा। 2011 में उसकी हत्या कर दी गई, और 2011 के बाद लीबिया में गृह युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पर अपना कोई सिस्टम तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जो लीबिया देश है, वर्तमान में वहाँ पर जो कार्यकारी सरकार है उसने ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहा है कि आप हमारे यहाँ जांच कर सकते हैं अपराध जो हुए हैं। अच्छा, जो ICC है ना, इसका मुख्यालय द हेग में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था नक्सलवाद के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसे पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ये किन किन राज्यों की सीमा पर चलाया गया था, बिहार छत्तीसगढ़ या फिर बिहार झारखंड, या फिर पूछ लेंगे आपसे छत्तीसगढ़ तेलंगाना। तो ध्यान देना कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है इसे सीआरपीएफ ने चलाया था और नक्सलियों के खिलाफ चलाया था। कहाँ पर चला था ये, तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर इसे चलाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के गढ़ कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर, कर्रे गुट्टालू पहाड़ी जो है यह छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला है, ब्लूमबर्ग ने टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ब्लूमबर्ग के द्वारा टॉप 100 शुद्ध लाभ वाली कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है जो कि 98वें पोजीशन पर है। टॉप पर अल्फाबेट है, गूगल की मदर जो पेरेंट कंपनी है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरामको है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, पहला सागरमाथा संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया। ये पहली बार है। तो एवरेस्ट का नाम नेपाल में सागरमाथा भी है, तो उसी पर आधारित ये एक संवाद था। तो यह पहला था सागरमाथा संवाद जो कि नेपाल में आयोजित किया गया था 16 से 18 मई तक। तो ध्यान देना कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो पुष्कर कुंभ मेला 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है, 15 से 25 मई तक। इसकी शुरुआत बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव में केशव प्रयाग में किया गया था। ध्यान देना माड़ा गांव काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसलिए कि माड़ा गांव जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह तिब्बत की सीमा पर स्थित माना दर्रा के पहले भारत का प्रथम गांव है और इसे भारत के पहले गांव के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे अंतिम गांव कहा जाता था, अब इसे जो है भारत का पहला गांव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, याला ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याला ग्लेशियर जिसे एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है, तो यह एशिया का पहला मृत ग्लेशियर है। नाम है इसका याला ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहाँ पर पाया गया, तो यह नेपाल में स्थित है। याला ग्लेशियर अब इस दुनिया में नहीं है, समाप्त हो गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेपाल में स्थित था। एशिया का पहला ग्लेशियर जो कि समाप्त हुआ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को 12 मई को औपचारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। ध्यान देना कि 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है और पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस यह 21 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च को पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया गया है। आपको पता है ना कि वेनेजुएला के जो सारे के सारे ग्लेशियर हैं सब पिघल चुके हैं। ला लीगा खिताब 2025 किसने जीता है, तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। कई बार पूछता है कि ला लीगा का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से संबंधित है। बस इतना याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, तो 18 मई को। और थीम क्या है, तेजी से बदलते भविष्य में संग्रहालयों का भविष्य। पहली बार इसे 1978 में मनाया गया था। नेक्स्ट, निकोसोर डायन कौन है। निकोसोर डायन जो है ये रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। रोमानिया की राजधानी जो है बुचारेस्ट है, ये भी याद रखना। कई बार एग्जाम में आता है देश और जो उनकी राजधानियाँ होती हैं उनको मैच कराने के लिए दे देता है। तो याद रखना कि बुचारेस्ट जो है यह रोमानिया की राजधानी है। हाल ही में माउंट लेबोतोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। माउंट लेबोतोबी लाकी लाकी ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। विश्व मधुमक्खी दिवस के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रतिवर्ष होता है 20 मई को। आपको याद है ना कि विश्व गौरैया दिवस कब विश्व गौरैया दिवस होता है 20 मार्च को और विश्व मधुमक्खी दिवस होता है 20 मई को। ये भी ध्यान रखना। मधुमक्खी पालन में अग्रणी एंटोन जानसा की जयंती होती है 20 मई को, इसीलिए जो है विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम भी है, प्रकृति से प्रेरित होकर मधुमक्खी हम सभी का पोषण करती है। बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली CISF की पहली महिला कर्मी कौन बन गई है, तो गीता सामूता। नाम याद रखना, गीता सामूता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। गीता सामूता ये माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली CISF की पहली कर्मी बन गई हैं। क्या नाम है, गीता सामूता
CISF की पहली कर्मी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है, वो भी 56 साल की उम्र में। भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। महावत शब्द जो है ये हाथी से संबंधित है, जो हाथियों को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं महावत। तो भारत के बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मुदुमलई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में देश के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किया है। इस पहल के तहत 44 आदिवासी महावतों और उनके सहायकों, जिन्हें कैवाडीज के नाम से जाना जाता है, को उनके नाम पर नवनिर्मित घरों की चाबियां प्रदान की गई हैं, जो उन लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। ये देखिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट MR श्रीनिवासन, क्या नाम है, MR श्रीनिवासन, जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक हैं, उनका निधन हो गया है। MR श्रीनिवासन अब इस दुनिया में नहीं है। पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था वर्ष 2000 में, बस इतना याद रखना। और भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा के निर्माण में डॉक्टर होमी भाभा के साथ शामिल थे MR श्रीनिवासन, जिनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ देखिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, मिजोरम बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिजोरम को आधिकारिक तौर पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। 2011 की जनगणना में देश की साक्षरता दर कितनी थी, 79.04% थी। तब मिजोरम की साक्षरता दर कितनी थी, 91.33% थी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में भारत के कितने लोग शामिल हैं, 4 लोग शामिल। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप, ये 79 नहीं था, यह 74.04 था। ठीक है, गलत हो गया है, तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो ये है 74.04%, ना कि 79। तब मिजोरम की साक्षरता दर कितनी थी, 91.33% थी। ठीक है, हाल ही में जारी टाइम्स की पहली दुनिया के टॉप 100 परोपकारियों की सूची में 4 भारतीय हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत। निखिल कामत वही जोधा वाले। सूडान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कमिल अल तैयब। क्या, और कई बार ना सूडान की राजधानी पूछ लेता है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, याद रखना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, बानो मुश्ताक को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, बानो मुश्ताक, भारत। किताब का नाम क्या है, किताब का नाम देख लीजिए आप, हर्ट लैम्प नामक किताब है। ठीक है, हर्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, बानो मुश्ताक। और इसको जो ट्रांसलेट किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा। यह एक लघु कथा संग्रह है जो कि कन्नड़ में मूल भाषा में, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है दीपा भास्ती के द्वारा। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है बानो मुश्ताक को। किसको, बानो मुश्ताक को दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपका जो अगला प्रश्न है उसको लेते हैं। प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर E0 FIR पहल को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो देखो ये ना जो पहल है E0 FIR, दिल्ली में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। अब ये जो E0 FIR है ये क्या है, तो E0 FIR 10 लाख रुपए से अधिक की राशि की साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज होंगी, वे खुद FIR में बदल जाएंगी। E0 FIR का यही मतलब है कि अगर यहाँ पर आप जो NCRB का पोर्टल है या फिर हेल्पलाइन पर आप शिकायत दर्ज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली FIR में बदल जाएगी। शर्त ये है कि 3 दिन के भीतर जो पीड़ित है वो थाने में पहुंचकर इस जो E0 FIR को FIR में कन्वर्ट करवा दे। ठीक है, समझ गए आप। जयंत नार्लिकर का निधन हो गया है, वो एक जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये प्रतिवर्ष होता है 21 मई को। 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2019 में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो 21 मई, जिसे भारत में हमने आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया हुआ है, उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। किसके द्वारा,
यूएनजीए के द्वारा। देखो बात यहाँ पर यूएनजीए के बारे में हो रही है, तो एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल रट लेना आप लोग। अन्ना लेना बेयरबाग का नाम याद रख लेना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप समझ में आ सके आपको। अन्ना लेना बेयरबाग, ये कौन है? तो ध्यान देना कि यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 80वीं संयुक्त बैठक हो रही है उसकी अध्यक्ष हैं अन्ना लेना बेयरबाग। अन्ना लेना बेयरबाग 2 जून 2025 को जर्मनी की हैं ये अन्ना लेना बेयरबाग। इनको पूर्व विदेश मंत्री हैं जर्मनी की ये अन्ना लेना बेयरबाग। इनको 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो नाम याद रखना, अन्ना लेना बेयरबाग जर्मनी से हैं, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं जिनको 80वीं यूएनजीए का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इंदिरा सौर गृह जल विकासम योजना, नाम से स्पष्ट है, इंदिरा लगा हुआ है तो मतलब कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए उस राज्य में। सौर गृह जल विकासम योजना को स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में इसे शुरू किया गया है। पॉल स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो आयरलैंड है। पॉल स्टर्लिंग कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया को शुरू किया गया है। अब ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये है क्या? तो देखो तटरक्षक जो बल है हमारे, उन्होंने इस बहुत पुनीत काम को शुरू किया है। होता ये है कि उड़ीसा के तट पर आने वाले लाखों ओलिव रिडले कछुओं की सेफ टेस्टिंग को, यानी कि उनकी जो नेस्टिंग होती है ना, वो इसी समय अंडे देने के लिए तट पर आते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए ये जो ऑपरेशन था ये आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट किया है। ऑलिव रिडले कछुए मैरीन इकोसिस्टम को संतुलित करते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इनका वैज्ञानिक नाम है लेपिडोकेलिस ओलिवासिया। और विश्व कछुआ दिवस कब होता है? तो 23 मई को होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और आपको याद है ना कि 22 मार्च को जल दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई गई। हालांकि इसे यूनाइटेड नेशन ने 8 फरवरी 2001 को मान्यता दी थी। यह दिवस 22 मई 1992 को अडॉप्ट की गई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD की याद में मनाया जाता है। इस साल की थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CBD। ठीक है, इसका मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी को बचाना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 मई 1992 में। और नेक्स्ट है आपका यूरोपा लीग का खिताब किसने जीता है? तो यूरोपा लीग को जीत लिया है टोटेनहम हॉटस्पर ने। UEFA यूरोपा लीग फाइनल 2025 जो कि स्पेन के बिलबाओ में हुआ था, कौन हारा था? मैनचेस्टर यूनाइटेड। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष 2025-26 सत्र के लिए कौन बना है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन का जो अध्यक्ष बना है दोस्तों, ये भारत बन गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन क्या है? तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहली शासी निकाय की बैठक 1961 में टोक्यो जापान में हुई है। तो 2025 में यह 67वीं बैठक थी जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। भारत की ओर से संतोष कुमार सारंगी ने इसमें भाग लिया है, जो सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सचिव हैं। जो ये हमारे संतोष कुमार सारंगी हैं जिन्होंने वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट नीदरलैंड में पार्टिसिपेट किया था। वो कौन है? ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। हर साल होने वाली इस समिट का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना। IB के निदेशक के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल का विस्तार मिला है तपन कुमार डेका को। तपन कुमार डेका को 1 साल का काम उनका बढ़ गया है। IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की रिपोर्ट में भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2050 तक दुनिया में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा। 2050 तक भारत के वार्षिक आलू उत्पादन को 100 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अभी लगभग
60 मिलियन टन आलू का वार्षिक उत्पादन भारत में हो रहा है। अच्छा, आप ये बता, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यह है लीमा, पेरू में स्थित है। ठीक है। एक प्रश्न और कि इसका जो दक्षिण एशिया का केंद्र है यह भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ध्यान देना कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का जो दक्षिण एशिया का केंद्र है इसे आगरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगरा में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगरा, AGRA, यूपी में ये स्थापित हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का दक्षिण एशिया का केंद्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, मई 2025 में जो रूट सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जो रूट जो है यह किस देश से है? तो इंग्लैंड से हैं। हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, देख रहे हैं नाम से स्पष्ट है, राइजिंग मतलब उदय, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन 23-24 मई को नई दिल्ली में किया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उद्देश्य क्या है? 8 पूर्वोत्तर राज्यों की व्यापार और निवेश क्षमता को प्रदर्शित करना और इन राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना, ये है। तो ये जो 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, कई बार एग्जाम में ये भी आता है कि 7 बहनों का एक भाई कौन सा है। तो पहले ऐसे प्रश्न आते थे, मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन शुरू में ऐसे प्रश्न आते थे। हाल ही में है कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कर दी है 1200। यानी कि चुनाव आयोग ने यह कहा है कि जो मतदान केंद्र हैं उसमें मतदाता जो पहले 1500 होते थे अब 1200 कर दिए गए हैं 22 मई 2025 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एशियाई शेरों की सर्वाधिक आबादी कहां पर पाई जाती है? तो गिर नेशनल पार्क में। एशियाई शेरों की सर्वाधिक आबादी कहां पर है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब यहां पर 2020 में 764 शेर थे, अब बढ़ के 891 हो गए। पेरितो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ स्थित है जिसका एक विशाल बर्फखंड टूट गया है? तो अर्जेंटीना में यह स्थित है, पेरितो मोरेनो ग्लेशियर, और इसका एक बड़ा सा बर्फखंड जो टूट गया है, 20 मंजिला इमारत के बराबर यह खंड टूटा है। यह ग्लेशियर लास ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 250 वर्ग किलोमीटर। तो पेरितो मोरेनो ग्लेशियर यह कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में यह स्थित है। मई 2025 में दूसरा ब्लू वार्ता कहां पर आयोजित की गई? दूसरी जो ब्लू वार्ता थी इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 20 मई 2025 को नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक्स की मेजबानी की। ब्लू टॉक्स 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित होने वाली आगामी तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। अब जहां पर ब्लू शब्द आ जाए ना, समझ लेना कि वो समुद्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? तो ध्यान देना कि क्योंकि दृष्टिबाधित हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने अपनी चढ़ाई जो है पूरी की है, पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बन गई है। नाम क्या है? छोंजिन अंगमू। छोंजिन अंगमू ने क्या किया है? वो देख नहीं सकती हैं, लेकिन छोंजिन अंगमू ने एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो पूरी कर ली है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश किन्नौर की 29 वर्षीय दृष्टिबाधित महिला छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली ऐसी महिला बन गई हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली विस्टाडॉम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। अब भारत की जो ये पहली विस्टाडॉम जंगल सफारी ट्रेन है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो सेवा है भारतीय रेलवे के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी सेवा शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में यह जो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है ये कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलेगी। कहाँ से कहाँ तक? कतरिया घाट से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में यह चलने वाली है। उत्तर प्रदेश ऐसी सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान देना, विस्टाडॉम जंगल सफारी ट्रेन यह उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। कहां से कहां तक?
तो कतरनिया घाट से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में। हाल ही में इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है इसरो के द्वारा 2025 को। याद रखना, इसरो के चीफ कौन बने हैं? वी नारायण बने हैं। उन्होंने कोलकाता में एक प्रोग्राम के दौरान 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि गगनयान को लेकर अब तक 7200 टेस्ट हो चुके हैं और अभी 3000 टेस्ट अभी बाकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व कछुआ दिवस मैंने आपको बताया था प्रतिवर्ष 23 मई को होता है और इस साल की थीम क्या है? डांसिंग टर्टल रॉक। ठीक है, ये याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2023 में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, तो जब भी अमृत स्टेशन वाले प्रश्न आए ना, आपके कान खड़े होने चाहिए। हुए कि नहीं? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो 103। और ये योजना कब शुरू की गई थी? 2023 में। लक्ष्य क्या है? देश भर के 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना, जिससे रेल यात्रियों का अनुभव जो है बेहतर हो सके। तो 103 अमृत स्टेशनों का मई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। हाल ही में न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य किया गया है? तो 3 साल। ध्यान देना कि न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि न्यायिक सेवा में नियुक्ति तभी होगी जब कुल मिला के 3 साल का जो है अभ्यास हो चुका रहेगा। ठीक है, चागोस द्वीप के बारे में याद रखना। चागोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के देश मॉरिशस का यह एक द्वीप चागोस, इस पर ब्रिटेन का कब्जा है, जिसे मॉरिशस को लौटाने के बारे में ब्रिटेन ने कहा है। इसी द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सियो, ये ब्रिटेन नहीं लौटाएगा, क्योंकि डिएगो गार्सियो पर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर इस पर एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस बनाया है और कहा है कि अगले 99 साल तक तो डिएगो गार्सियो को हम आपको देने वाले नहीं है। एग्जाम में आ सकता है कि ये जो आपका चागोस द्वीप है, डिएगो गार्सियो है, या किस महासागर में स्थित है? तो ध्यान देना कि ये दोनों जो द्वीप हैं हिंद महासागर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? हिंद महासागर में। एक अभियान चलाया गया था घोस्ट सिम नाम से, ऑपरेशन घोस्ट सिम। ये जो अभियान था ये आसाम पुलिस ने चलाया था। वजह क्या थी? फेक सिम कार्ड रैकेट को पकड़ना। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वां सत्र में समझौता जो हुआ था उसको नाम दिया गया है पेंडेमिक एग्रीमेंट। WHO का यह 78 नंबर का समिट था, जो कि जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड में। कब हुआ था? 19 से लेकर 27 मई 2025 तक। और थीम है वन वर्ड फॉर हेल्थ। वन वर्ड फॉर हेल्थ। कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा कर दी है। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे में विलित हो जाएगा, इसका विलयन हो जाएगा। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय अभी तक कहाँ पर था? नवी मुंबई में था, जो कि अब भारतीय रेलवे में इसका विलय होने जा रहा है। कोंकण रेलवे 19 रेलवे जोन में से एक है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में है, जिसकी कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। स्थापना हुई थी 1990 में, परिचालन शुरू हुआ था 1998 में, और अब कोंकण रेलवे जो है वो भारतीय रेलवे में समाहित होने जा रहा है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई? तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई नई दिल्ली में, 24 मई को हुई थी। अध्यक्षता पीएम मोदी के द्वारा की गई। थीम क्या है? विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य। ये जरूर याद रखिएगा। नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है। थीम क्या है? विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य। भारत में अनावृष्टि के कारण की व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज यानी गुट्टाला अभिलेख कहां पर खोजा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में अनावृष्टि, अच्छा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि मतलब जब बहुत पानी बरसे, अनावृष्टि मतलब जब बरसात ना हो। तो अनावृष्टि के कारण की व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख यह पाया गया है। कहां पर? कर्नाटक में इसे खोजा गया है। यह एक दुर्लभ कन्नड़ अभिलेख है जो भारत में अकाल के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा, जिसमें मरे थे 6307 लोग, के बारे में बताता है। यह पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज है गुट्टाला अभिलेख। कहाँ पर पाया गया है? कर्नाटक में पाया गया है। गुट्टाला अभिलेख कहाँ पर पाया गया है? कर्नाटक में।
कुटाला विलेय कहाँ पर पाया गया है? कर्नाटक में। कब का है? 1539 का है। किसने खोजा था? आर सजेश्वर ने खोजा था। क्लियर हो रहा है ना? किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवी भवन का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में स्थित है राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र? सागर भवन और ध्रुवी भवन का यह गोवा में स्थित है। याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला समाप्ति दिवस ये कब मनाया गया? फिस्टुला आप जानते हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला समाप्ति दिवस 23 मई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकेड गार्डन कहाँ पर शुरू किया गया है? पहला साइकेड गार्डन ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। अब साइकेड गार्डन क्या होते हैं? देखो, साइकेड गार्डन में 31 साइकेड प्रजातियां रखी गई हैं, जिनमें 17 प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त प्राय हैं। इसे जापान की सहायता से तैयार किया गया है। तो पहला साइकेड गार्डन कहाँ पर शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। साइकेड गार्डन उत्तराखंड में। साइकेड प्रजातियां डायनासोर के काल से पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकेड को क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो साइकेड प्रजातियां हैं डायनासोर के काल से धरती पर मौजूद हैं। साइकेड प्राचीन पौधों का समूह है जो कभी बहुत सामान्य थे, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। साइकेड्स को उनकी संरचना और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। वो डायनासोर युग में भी फले फूले थे और अभी भी यहाँ पर मजबूत रूप से खड़े हुए हैं। ये देखिए 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही को दिया गया यह अवार्ड। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल बात करते हैं तो कांस फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है। और ईरानी फिल्म मेकर जफर पनाही ने इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट फिल्म के लिए पाम डी ओर अवार्ड को जीता है। ठीक है, पाम डी ओर मिला था। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। बेस्ट एक्टर चुने गए थे कौन? वांगनेर मोरिया द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं नाडिया मेलिटी द लेटेस्ट सिस्टर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? क्लेबर मेंडोनका फ्लियो। क्या नाम है? क्लेबर मेंडोनका फ्लियो द सीक्रेट एजेंट के लिए। और ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया था इसको जोचिम ट्रायर को सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए। 2024 का जो पाम डी ओर था वो अनोरा को मिला था। अनोरा जिसके डायरेक्टर कौन है? सियान बेकर हैं। हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स का शीर्ष पर रहा। तो मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? दमन में। ठीक है, दमन में आयोजित हुए थे, दमन और दीव में। तो इसमें जो है टॉप पर रहा है कौन? मणिपुर टॉप पर रहा है। ये पहली बार 2025 में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो 19 से 24 मई तक घोगला बीच दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव पर। आपको पता है दादरा और नागर हवेली दमन और दीव को मिलाकर अब एक ही यूटी बना दिया गया है। तो 24 मई को इसका समापन समारोह था दीव में स्थित INS खुखरी स्मारक में। शुभंकर था क्या? शुभंकर है पर्ल। पर्ल डॉल्फिन जो कि नागोवा बीच पर पाई जाती है। पर्ल नामक एक डॉल्फिन है। ठीक है, तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप पर कौन है? मणिपुर जो है ये टॉप पर रहा। अच्छी बात है। इसमें 6 खेल प्रतियोगिताएं जो थी वो आयोजित की गई थी। और इसके बाद है टॉप पर कौन है? मणिपुर। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर नागालैंड है। आगे बढ़ते हैं, किस IIT ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक स्टार्ट की है? मशरूम का जो कचरा है उससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक स्टार्ट की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मई 2025 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? तो ध्यान देना कि मई 2025 में ब्रिक्स का जो NDB है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका सदस्य बन गया है कौन? अल्जीरिया बन गया है। अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य बना है। NDB को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? ब्रिक्स बैंक कब शुरू हुआ था? जुलाई 2014 में। ब्रिक्स बैंक कब शुरू हुआ था? NDB कब शुरू हुआ था? जुलाई 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चीन में है। कुल सदस्य कौन कौन से हैं? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, UAE, मिस्र और अब अर्जेंटीना भी आपके NDB का सदस्य बन चुका है। अर्जेंटीना कब शामिल हुआ था? मई 2000
2025 में। तो ऐसे 2-3 बार बोलेंगे ना तो याद भी हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको याद कराने के लिए यह बेहतर है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न, नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को। ठीक है, जापान जो है पहुंच गया है 5वें स्थान पर। तो नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग 2025 को किसने जीता है? तो यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग को जीता है आर्सेनल ने। इसका आयोजन लिस्बन में किया गया था। लिस्बन कहाँ पर है? तो पुर्तगाल में है। किसने जीता है? आर्सेनल। आर्सेनल कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। किसको हराया था? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को, जो कि स्पेन का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने वाला 24वां राज्य बन गया है गुजरात। यानी गुजरात में अब जो रेलवे ट्रैक हैं वो 100% जो हैं वो विद्युतीकृत हो चुके हैं। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण करने वाला 24वां राज्य बना है। 24वां राज्य बना है। ठीक है, गुजरात बना है। इसके बाद है, भारत में पहली विद्युत चालित ट्रेन 1925 में मुंबई से ठाणे तक चली थी। वो विद्युत से चल रही थी, ये भी ध्यान रखना आप। 1925 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 इसका जो पहला संस्करण है ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 18 से 27 जून तक। तो ये भी याद रखना आप। और नेक्स्ट, पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से कहां तक चलेगी? तो पहली जो है चेरी कार्गो ट्रेन ये जम्मू से चलेगी कहां तक? मुंबई तक चलेगी। ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट आपका है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? शोविंग रेजिलियंस, ये इसकी थीम है। और 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया? ध्यान देना कि जो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है, आयोजन इसका कहां पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है। 26-27 मई तक कुआलालंपुर मलेशिया में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया में, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया में। थीम क्या है? इंक्लूसिवली एंड सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिविटी क्या? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। कई बार होता है ना, जब काफी लंबे समय तक बोलते रहो आप, जबान जो है ना लड़खड़ाने लगती है, थक जाती है जबान। तो ये इसकी थीम है, याद रखना। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ये फॉर्म कब हुआ था? बना कब था? 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसका निर्माण हुआ था। 11वां जो सदस्य बना है तिमोर लेस्ते बना है। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना आप। कौन सा भारतीय शहर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा भारतीय शहर है जो 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद में होगी यह एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब कुछ। नेक्स्ट है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस में, तो ये जो मोनाको का ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस है इसको जीता है किसने? लैंडो नॉरिस ने जीता है। लैंडो नॉरिस ये मैक्लारेन के ड्राइवर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर गूगल बीम भी याद रखना। गूगल बीम क्या है? गूगल बीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब तक आ चुके हैं, लेकिन गूगल ने भी एक लॉन्च किया है गूगल बीम। तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि गूगल बीम क्या है, तो बता देना कि यह बिल्कुल वही है, चिट चैट करने वाला गूगल बीम। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़कर किसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार अपनी चढ़ाई जो है पूरी कर ली है। पहली बार 1994 में चढ़े थे। बस एक ही काम है इनके पास, चढ़ जाते हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? भारत है। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025, तो ये 19 से 27 मई तक इसका आयोजन किया गया था। 3 गोल्ड जीते हैं कनक, साम्राज्य श्रवण और तेजस्वी ने। आयोजन जो था सुहल में हुआ था, सुहल यानी कि जर्मनी में। भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो कितने हो गए? 4 4 8 3 11 मेडल हो गए भारत के पास। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा स्थान जो है इटली के पास है।
फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो मियाओ लीजी बनी। राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई है? राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर की राजधानी बन गई है आइजोल। ये भी याद रखना। आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है। 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग लाइन के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से यह जुड़ा है। 5021 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 48 सुरंगें और 104 मीटर ऊंचा पुल शामिल किया गया है। तो मिजोरम पूर्वोत्तर का चौथा राज्य है जिसकी राजधानी को रेलवे से जोड़ा गया है। अब तक जो राजधानियां जुड़ चुकी हैं तो असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और अब मिजोरम। तो ये 4 ऐसे जो है राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जो कि रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और अब आप देख रहे हैं मिजोरम का आइजोल। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है कब? 29 मई को होता है। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? शांति स्थापना का भविष्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो तमिलनाडु ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। तमिलनाडु कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी है। स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी तमिलनाडु, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी तमिलनाडु, स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी तमिलनाडु, याद रखना इसको भी। 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न बन गई है ड्रूल्स। अब तक जो है भारत में 2025 में 4 यूनिकॉर्न बन चुकी है। और फिलहाल आगे बढ़े तो टाटा एयरबस भारत के किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाएगी? तो कर्नाटक में बनाएगी। ठीक है, ये सारे प्रश्न एक बार आप रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक डाउनलोड कर लेना ताकि अच्छे से याद हो जाए। सिर्फ एक बार सुनने से नहीं होगा, या फिर इस वीडियो को कई बार देखना तब जाके आपको याद होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये होता है 30 मई को, ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यह 30 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का दिवस होता है 29 मई को होता है। और आलू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। थीम क्या है? इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना। पहली बार इसे कब मनाया गया? 2024 में। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी होता है, यानी कि आलू खाओ और पत्रकारिता करो, ऐसे मैच कर लो, थोड़ा सा याद भी रहेगा आपको। आलू खा के पत्रकारिता करेंगे कब? 30 मई को करेंगे। ठीक है, इसके बाद गोवा राज्य दिवस भी इसी दिन होता है 30 मई को। आलू खाकर पत्रकारिता करेंगे कहाँ पर? गोवा में। कब करेंगे? 30 मई को। 30 मई को चलते हैं गोवा, वहाँ पर आलू खा के पत्रकारिता करेंगे, ऐसे लाइन बना लो। नोमैडिक एलिफेंट ये जो होता है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, नोमैडिक एलिफेंट। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ था? उलान बटोर में, यानी मंगोलिया के उलान बटोर में। 17वां संस्करण था इस बार, ये भी याद रखना आप। हाल ही में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय बन गई हैं, नहीं बन गए हैं, ये पुरुष हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। इन्होंने जो प्रसिद्ध 7 शिखर हैं उन पर अभी चढ़ाई को पूरा कर लिया है। हैदराबाद के हैं, 16 साल के हैं। तो ये जो 7 शिखर हैं, प्रसिद्ध 7 शिखरों की चुनौती को पूरा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं कौन? विश्वनाथ कार्तिकेय। इन्होंने जो 7 शिखर मतलब चढ़ाई भी पूरी की है, तो इसमें एक है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, दूसरा है यूरोप का माउंट एल्ब्रुस, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका का माउंट डेनाली और मैकनिकली, साउथ अफ्रीका का माउंट एकांकागुआ, एशिया का माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिफ, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोजियस्को। ठीक है, हाल ही में किसने विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को स्टार्ट किया है, ये भी ध्यान रखना आप। और नेक्स्ट आपका है, मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभमन गिल, ये आगे देख रहे हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है, नया नाम हो गया है धाराशिव। क्या नाम हो गया है? धाराशिव। ठीक है,
भारत का पहला जिला जो अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है, तो दीव कर रहा है, जहां पर पहले बीच गेम्स हुए थे। और ये एक ऐसा जो जिला है दीव, जो कि अपनी संपूर्ण विद्युत आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी पूरी बिजली जरूरत को सौर ऊर्जा से पूरी कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का ये कंप्लीट करंट अफेयर। और अब तक जो है 6 पार्ट हो चुके हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पीडीएफ है ये आपको दी जा रही है बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर, आप चाहें तो ले सकते हैं और अपना रिवीजन का जो काम है आगे बढ़ा सकते हैं। आगे हो सकता है समय मिलेगा तो 1-2 वीडियो और आएगा, अदरवाइज बस जितना मिल गया आपको इतना पर्याप्त है। जनवरी से लेकर 30 मई तक का जो करंट है यह आर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट समझ में आएंगे वो अपलोड यहाँ पर होता रहेगा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसा है कि ये जो वीडियो है ना, ये एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए भी। धन्यवाद।